डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मजदूर दिवस पर लखनऊ में श्रमवीर गौरव समारोह 2026 का आयोजन। सीएम योगी ने श्रमिक योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। श्रमिकों को प्रमाण पत्र और टूल किट देकर किया सम्मानित। फतेहपुर में युवक की मंगेतर को बंधक बनाकर गैंग रेप केस में फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बढ़ा राजनीतिक दबाव। पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता पर इनाम की राशि बढ़ाई। एडीजी ने 50,000 से इनाम की राशि बढ़ाकर 1 लाख किया घोषित। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 7 पुलिस टीमें गठित। हमीरपुर में रिश्वत लेते पेशकार गिरफ्तार। चकबंदी पेशकार को एंटी करप्शन टीम ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ किया गिरफ्तार। नक्शा सुधार के नाम पर मांगी थी रिश्वत। नमस्कार, हिसाब किताब के इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज चर्चा एग्जिट पोल्स के रिजल्ट आने के बाद ममता बनर्जी की निशानी पर क्यों है चुनाव आयोग। भले ही बंगाल में मतदान खत्म हो गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनावी समर अपने चरम पर है। सबकी नज़रें 4 मई को आने वाली नतीजों पर टिकी हैं। बंगाल की राजनीति हमेशा से ही खेला और संग्राम के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार का मुकाबला सीएम ममता बनर्जी के लिए उनके राजनीतिक कैरियर का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। ममता बनर्जी अब चुनाव आयोग को भी निशाने पर लेने से गुरेज नहीं कर रही हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने इस चुनाव को अपने अस्तित्व की लड़ाई बना ली है। मतदान के दौरान ममता बनर्जी की सक्रियता ने विशेषज्ञों को भी चौंका दिया है। ममता बनर्जी रात करीब 8 बजे चुनावी एजेंट के साथ स्ट्रांग रूम परिसर में दाखिल हुई। रात 12:07 पर वह बाहर आने के बाद मीडिया से कहा कि केंद्रीय बलों ने मुझे अंदर जाने से रोका और चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है, ईवीएम लूटने की कोशिश कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस के आरोपों पर बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित और सीलबंद है। आयोग के मुताबिक जिस वीडियो के आधार पर हंगामा किया जा रहा है वह असल में पोस्टर बैलेट की छंटनी की प्रक्रिया थी। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी खुद पोलिंग बूथ के दिन बूथों का दौरा करती रहीं और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाती रही। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि जो बैलेट पेपर की छंटनी हो रही थी उसकी जानकारी तमाम राजनीतिक दलों को शाम को 4 बजे ही ईमेल के जरिए दे दी गई थी। लेकिन बंगाल में हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के सांसद अख्तर हुसैन भी पश्चिम बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल के परिणामों को लेकर चिंतित हैं। बांग्लादेश के सांसद अख्तर हुसैन मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने से बांग्लादेश के सामने संकट आ सकता है। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक एजेंसियों ने बंगाल के नतीजों को लेकर जो आंकड़े पेश किए हैं वे राज्य की राजनीति में बड़े उलटफेर की ओर इशारा करते हैं। हालांकि कुछ पोलस्टर्स कांटे की टक्कर भी बता रहे हैं। आपको बता दें कि चाणक्य एजेंसी बता रही है कि जो आंकड़े हैं वो 100 से लेके 110 तक 192 से 192 सीटें बीजेपी जीत रही है। चाणक्य टुडे का आकलन है और बता रहे हैं कि टीएमसी को महज 100 सीटें मिलेंगी। इसमें 11 सीटों का उतार चढ़ाव हो सकता है। पीपुल्स पल्स की बात करें तो वह 100 से 110 सीटें बीजेपी को दे रहा है और 177 से 187 सीटें तृणमूल कांग्रेस को दे रहा है। इसमें 5 और 10 सीटें अन्य को जा रही हैं। पी मार्क की बात करें तो 150 से 175 सीटें बीजेपी को दी जा रही हैं बंगाल चुनाव में, जबकि टीएमसी को महज 110 से 130 सीटें। बात करें मार्टिज की तो मार्टिज एजेंसी 144 से 161 सीटों
वो बीजेपी को दे रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 125 से 140 सीटें, जबकि 18 से 24 सीटें अन्य को जा रही हैं। प्रजा पोल की बात करें बंगाल चुनाव को लेकर तो प्रजा पोल एजेंसी 178 से 208 सीटें बीजेपी को दे रही है और तृणमूल कांग्रेस को महज 85 से 110 सीटें अन्य के खाते में या 5 सीटें दे रही हैं। अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो उससे साफ है कि बीजेपी पूरी तरीके से बंगाल में सत्ता में वापसी कर रही है। इस बार के एग्जिट पोल्स में सबसे बड़ी बात यह है कि लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन का लगभग सफाया होता दिख रहा है। आपको बता दें कि सर्वे में बीजेपी की ऐतिहासिक बढ़त का अनुमान है। टुडे चाणक्य जैसे कई एग्जिट पोल्स बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बंगाल में दशकों पुरानी वामपंथी और तृणमूल की राजनीति का अंत होगा। ममता बनर्जी हर हालत में अपना गढ़ बचाने की कोशिश करती दिख रही हैं। पीपल्स पल्स के आंकड़े ममता बनर्जी के पक्ष में है, जो दिखाते हैं कि तृणमूल अब भी कांग्रेस से मजबूत है और सत्ता बरकरार रख भी सकती है। बीजेपी का वोट शेयर 48% तक पहुंचने का अनुमान है, जो तृणमूल की 38% से काफी अधिक है। यह ध्रुवीकरण और सत्ता विरोधी लहर का संकेत है। सबसे चौंकाने वाला बदलाव ममता बनर्जी के गढ़ दक्षिण बंगाल और कोलकाता के शहरी इलाकों में दिख रहा है। पी मार्क और चाणक्य के आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी यहां टीएमसी के शहरी वोट बैंक में बड़ी गिरावट करने में सफल रही है। एग्जिट पोल के नतीजे अक्सर सही होते हैं, लेकिन बंगाल के मामले में गलत भी साबित हो चुके हैं। जैसे साल 2021 में ममता बनर्जी ने इन आंकड़ों को खारिज करते हुए दावा किया कि उनकी पार्टी 226 से अधिक सीटें जीतेगी, लेकिन संदेश खाली जैसी घटनाओं और शिक्षक भर्ती घोटाले ने टीएमसी की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यह बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी स्वीकार करती हैं। बंगाल का संग्राम अब मतपेटियों में बंद है। क्या ममता बनर्जी का मां माटी मानुष का नारा एक बार फिर करिश्मा करेगा या बीजेपी का सोनार बांग्ला का संकल्प हकीकत बनेगा? यह फैसला 4 मई को होगा। फिलहाल बंगाल की सड़कों पर सन्नाटा है। राजनीतिक गलियारों में तूफान की आहट साफ सुनी जा सकती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निपुण अम्बलायन, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और डॉक्टर राकेश त्रिपाठी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ अजय कुमार पांडे जी, वो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे। निपुण जी, पहला सवाल आपसे, टीएमसी द्वारा वीडियो साक्ष्यों के आधार पर यह हंगामा किया जा रहा है कि चुनाव में धांधली की जा रही है, जबकि आयोग की सफाई है कि वह छंटनी की प्रक्रिया के बारे में सभी दलों को मेल के जरिए बता दिया था। असल में इस विरोधाभास की सच्चाई क्या है? नहीं, देखिए, अभी टीएमसी अपना दावा कर रही है और चुनाव आयोग ने अपनी बात कही है, और चुनाव आयोग अगर कोई बात कह रहा है तो उसकी प्रामाणिकता ज्यादा होती है। पॉलिटिकल पार्टीज के आरोप प्रतिरोप चलते हैं, लेकिन जब एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन किसी बात को कहता है तो मुझे लगता है भविष्य में भी अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो चुनाव आयोग प्रमाण दे देगा कि हमने किस प्रकार से बताया था, मेल की थी या पत्र भेजा था, तमाम तरह की और प्रक्रिया है वो सामने रख दी जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग इस प्रकार से कोई भी टेक्निकल गलती करेगा और उसके ऊपर कोई आरोप इस प्रकार से लगेगा। आरोप और बहुत सारे हो सकते हैं जिन पर हम कह सकते हैं कि टेक्निकल कोई एलिगेशन मानना, स्वीकार करना, वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है कि अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमने बता दिया तो बताया ही गया होगा। हाँ, ये जरूर है कि पॉलिटिकल पार्टी अपना गोल सेट करने के लिए, अपना गोल को तय करने के लिए इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। और पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग को जिस प्रकार से कटघरे में रखा जाता है उसके पीछे मकसद ही होता है कि कहीं ना कहीं
मैं तो इसको ये भी मानता हूँ कि अगर चुनाव आयोग को इस प्रकार से कटघरे में लग रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, तो मीन डेट कहीं ना कहीं आपको हार का डर सता रहा है। हार का डर सता रहा है, बड़ी बात। बंगाल में इस बार करीब 92.47% मतदान दर्ज किया गया है। क्या यह भारी मतदान सत्ता विरोधी लहर है या ममता बनर्जी की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जनता का भारी समर्थन? राकेश त्रिपाठी जी, आपका आकलन क्या कहता है? मेरा आकलन कहता है कि ये एसआईआर का डर है कि एसआईआर की वजह से लोगों को ये लगा कि अगर हम जाकर वोट नहीं देंगे, जैसे हमने दिल्ली में देखा, घरों में काम करने वाली जो दीदियां थी, वो लोग यहाँ से बंगाल केवल ये कह के जा रहे थे कि अगर हम इस बार नहीं गए तो आगे हमारा मतदान उसमें लिस्ट में हमारा नाम कट जाएगा। और सत्ता विरोधी लहर तो मुझे दिख रही है, दोनों बातें हैं इसमें। क्योंकि जो शहरों से जा रहे हैं वो जब गांव में जाते हैं तो वो फर्क देखते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रीज आई नहीं, शिक्षा में कोई बहुत खास विस्तार नहीं हुआ, जो पहले से चला आ रहा था वही रहा। और तीसरा जो आतंक का माहौल था, दिल्ली में अगर वो मेट्रो में सबके साथ बराबरी पे बैठ के जा रहे हैं, लेकिन अपने गांव में जाने के बाद उनको वो बराबरी नहीं मिल रही। उनको वहां पे एक हायरार्की चल रही थी जो तृणमूल के ऑफिस बियरर्स द्वारा बनाई गई। जी जी। तो ये अंतर तो दिख रहा था, लेकिन यह अंतर ममता बनर्जी को भी दिख रहा था। क्या ममता बनर्जी का खुद मतदान केंद्रों का दौरा करना मतदाताओं के रूप में किसी बड़े बदलाव का संकेत था जिसे ममता बनर्जी भाप रही थी? राकेश त्रिपाठी जी। बिल्कुल, वो बिल्कुल भाप गई हैं। और उनकी जो बौखलाहट है, पिछले चुनाव में भी वो बौखलाई थी, लेकिन इतना नहीं। इस चुनाव में उनके चेहरे पर वो दिखाई दे रहा है कि मैं ये सत्ता लूज करने जा रही। और उसका कारण ये है, मैंने कितने लोगों से बात की वहां पे, सब यही कहते हैं कि साहब इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, केवल हमारे पास वही एक कोस्ट है जहां पे कोई भी विकास नहीं हुआ है। लेफ्ट का मॉडल अपना के ममता बनर्जी इतने साल तक चल गई, और मुझे लगता है कि अब उन्हें यह महसूस हो गया है। और कल रात की बौखलाहट तो यही बता रही। निपुण जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस चुनाव को ममता बनर्जी के राजनीतिक कैरियर का सबसे बड़ा दांव क्यों माना जा रहा है? देखिए, 15 वर्ष से कोई अगर सरकार पावर में हो तो उसके अगेंस्ट सत्ता विरोधी लहर होना ये स्वाभाविक बात मानी जाती है। और ये पता है ममता बनर्जी को कि अगर इस बार हम सत्ता से आउट हुए तो जिस प्रकार के बहुत सारे आरोप, चाहे वो करप्शन के हो या आपको याद होगा एक बहुत बड़ा मेडिकल केस रेप का हुआ था, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारियों ने भी जो सपोर्ट ममता बनर्जी को किया, चाहे वो एक आईपीएस का नाम मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन आपको याद होगा आईपीएस वाला प्रकरण भी हुआ था, दिल्ली बुलाए गए लेकिन वो आए नहीं। तो ये जितने चिट्ठे हैं वो सब खुलेंगे और ममता बनर्जी के हो सकती है कि वजीयत बहुत बड़ी हो जाए। तो वो डू एंड डाई की सिचुएशन में आके जी एक सवाल ये भी उठता है कि जिस एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी या कोई अन्य दल इतने उत्साहित दिख रहे हैं, एक्सिस माई इंडिया जैसे कई एग्जिट पोल सर्वे कंपनियों ने बंगाल का डाटा जारी करने में हिचकिचाहट दिखाई, क्योंकि 60 से 70% लोगों ने अपनी पसंद ही नहीं बताई। या खामोश मतदाता या साइलेंट वोटर आखिरकार किसके पक्ष में जा रहा है? निपुण जी। देखिए, साइलेंट वोटर अगर पक्ष की बात हम करेंगे तो साइलेंट वोटर की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज होती है कि वो एंटी गवर्नमेंट हो। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से टीएमसी का वहां पर हम तो रोजाना डिबेट में बैठ रहे हैं, मैं तो कई बार टीएमसी के जो प्रवक्ता होते हैं उनको भी बहुत अग्रेसिव बोलते देखता हूं। तो मैं अनुमान लगा सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जो मतदाता है वो कितना ज्यादा अग्रेसिव होगा। और जब अग्रेसिव होगा वो निश्चित रूप से क्या करेगा, अगर कोई उसके विरोध की आवाज होगी तो वो उस विरोध की आवाज को उठने नहीं देगा, उसको तत्काल क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, यानी कि उसको नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। तो मैं तो उस संदर्भ में देखता हूं कि, और मुझे पूरी उम्मीद ऐसा लगता है कि साइलेंट वोटर का एक बड़ा तबका जो है वो बीजेपी के खाते में जाने वाला है। इस बात पे मैं भी आपसे सहमत होता हूं, चूंकि
जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि आज की तारीख में भी कोलकाता की सड़कों पर लोग अपनी राय बताने में डर रहे हैं। वह कहते हैं जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। वह ये भी नहीं बताते हैं कि प्रदेश में क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पे वह वोट डालना चाहेंगे। पार्टी की तो बात ही नहीं हो रही है। इसके लिए एक सबसे बड़ा कारण कोई माना जाए तो वह सत्ताधारी दल का डर होता है। बंगाल में 60 से 70% मतदाताओं ने अपनी राय बताने से मना कर दिया एग्जिट पोल में। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है और चर्चा हो रही है कि इसके पीछे एकमात्र कारण सत्ताधारी दल का डर है। अब सवाल उठता है कि उन्होंने अपनी राय दी हो या नहीं दी हो, लेकिन क्या एग्जिट पोल के नतीजे और 4 मई के वास्तविक परिणामों के बीच बंगाल में बड़े पैमाने पर राजनीतिक अस्थिरता की संभावना आप देख रहे हैं? देखिए, ये जनता का स्वाधिकार है और हमको और आपको इसमें किंतु और परंतु नहीं देखना चाहिए। ये मेरी अपनी सोच है। दूसरी जो बड़ी बात है वो यह है कि आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल का अपना इतिहास और भूगोल आज तक का, आप खुद इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने कई एग्जिट पोल किए हैं। अजय जी, हमने अपनी रिपोर्ट में, आप चूंकि देर से जुड़े, आपको बता दूं कि हमने बता दिया है कि 2021 में जो एग्जिट पोल आए थे वह जो अनुमान लगाए गए थे वो खरे नहीं उतरे हैं। लेकिन फिर भी अब 5 दिन का समय है, कुछ आकलनों के जरिए ही हम आगे बढ़ते हैं। कई बार एग्जिट पोल सही भी हुए हैं और हमने उसमें प्लस और माइनस दोनों करके बता दिए कि यथा स्थिति क्या है। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि कल की रात में जो ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में पहुंची उसके लिए बता दिया गया था कि मतपत्रों की छंटनी की जाएगी। 4 बजे ईमेल करके सभी राजनीतिक दलों को बता दिया गया था। एक के बाद एक घटनाएं जुड़ती जा रही हैं और एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ रही है, जिससे साफ लग रहा है कि मतदाताओं के अंदर एक डर है, जिसके कारण ही यह सवाल आपसे पूछा। जी नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि मतदाता वहां पर खुलकर वोट नहीं डाल पा रहा है या डर में है, दबाव में है। ये कोई नई बात नहीं है प्रश्न बंगाल के बारे में। लेकिन मेरी अगर आप पूछेंगे तो मेरे पास तो यहाँ तक सूचना है कि बंगाल से बाहर खास करके इवन छोटे काम करने वाले लोग, रिक्शा चलाने वाले, ठेली लगाने वाले, पोंछे लगाने वाले, दूर सुदूर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, सब के सब लोग, आप जो भारी मतदान प्रतिशत की बात कर रहे हैं उसके पीछे अगर जाएंगे तो इस वक्त हिंदुस्तान में जो भी कोई बंगाल का वोटर है, खास करके छोटे तबके का जो वोटर है, वह बंगाल वापस गया है। वो बंगाल में वोट डाल रहा है। कहने को, देखने को यह लोकतंत्र की विजय है, लेकिन उसके पीछे फियर फैक्टर है। उनको उनके गांव से, उनके घर से यह फोन आया है कि अगर आप नहीं आएंगे और आप नहीं आकर के इस चुनाव में वोट करेंगे एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए, तो आपका ना यहाँ जमीन सुरक्षित है, ना जायदाद सुरक्षित है और आप वापस बंगाल कभी आ भी नहीं सकते। अजय जी, आप भी पत्रकारिता किया। अजय जी, आप खुद पत्रकार रहे हैं, बेबाकी से बोलिए ना, वो पर्टिकुलर पार्टी का नाम क्या है? हाँ, बात आपकी ठीक है, लेकिन हम वकील भी हैं। अब पत्रकार लोग आरोप लगा करके निकल जाया करते हैं, वकीलों को कोर्ट का भी देखना पड़ता है। चलिए, इस डर के साथ एक डर और भी जोड़ देते हैं। एग्जिट पोल के उन परिणामों में ऐसा क्या है जिससे पड़ोसी देश यानी बांग्लादेश के सांसद भी चिंतित हो गए हैं? उनका हमने बयान दिखाया, उन्होंने कहा कि बड़ी चिंता की बात होगी अगर बीजेपी सरकार में वापस आ रही है। इस चिंता का कारण क्या है जय जी? वो समझते हैं, क्योंकि वो जो लाखों की तादाद में बांग्लादेश के घुसपैठिए और बांग्लादेश का वेस्ट बंगाल की बॉर्डर से इलीगल कारोबार, वो सब रुक जाएगा, वो सब बंद हो जाएगा। ये सारे बांग्लादेश के नागरिकों को वापस लेना पड़ेगा वहां की सरकार को। तो अजय जी, इतना तो आप भी मान रहे हैं फिर कि बांग्लादेश के अवैध घुसपैठिए पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को खराब कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं
जनतंत्र की भावना को बिगाड़ रहे हैं और सत्ताधारी दल उनको संरक्षण दे रही है। इसी कारण से उसकी गूंज बांग्लादेश में भी सुनाई दे रही है। इसमें मैं दो टेक करना चाहूंगा प्रसून जी, दो बातें कहना चाहूंगा। इस विषय पे मैंने बतौर पत्रकार और बतौर वकील बहुत बड़ा काम किया है जी। ये कोई नई कहानी नहीं है, ये नई बात नहीं है। ये थोड़ी हो रहा है कि ममता बनर्जी के टाइम में हो रहा है। अब्दुल गनी खान चौधरी कांग्रेस पार्टी के रिजीम में पूरे मालदा के इलाके में, किशनगंज, कटिहार, अब आपने कहा पार्टी का नाम बताइए, उस समय कौन सी पार्टी थी, उतना छोड़ दीजिए। दिल्ली के तमाम झुग्गी झोपड़ी बसा करके वोटर को बसाना, झुग्गियां देना, जाली वोटर बनाना। मध्य प्रदेश में चले जाइए, दिग्विजय सिंह की सरकार क्या किया। जब तक डिलिमिटेशन वहां पे नहीं हुआ मध्य प्रदेश में और चुनाव सूची की पुनरीक्षणा नहीं हुई, भाजपा वहां सत्ता में नहीं आ पाई। हर बार सोनिया गांधी कहती थी कि मुझे तो दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मैं क्यों कांग्रेस वापस आ रही है मध्य प्रदेश में। मैं पूछता था कारण बताइए मैडम, वो कहती थी मुझे दिग्विजय सिंह ने कहा। और दिग्विजय सिंह इतना ठोक बजा करके कैसे कह सकते थे कि उनकी सरकार या कांग्रेस की सरकार, वो सारा मतपत्र का खेल था। वो सारी जो मतदाता सूची थी, मैंने एज ए जर्नलिस्ट खुद उस स्टोरी को ब्रेक किया और एक रात में, सिंगल रात में, शायद देश में पहली बार और अंतिम बार 9 IAS अफसर सस्पेंड हुए थे। और उसके बाद जो चुनाव हुआ, उसी चुनाव में बीजेपी वापस आ पाई। तो राकेश त्रिपाठी जी, जल्दी से, समय की कमी के कारण 30 सेकंड में आपसे चाहेंगे, कांग्रेस की ये राजनीति क्या कहलाती है? आप भी कांग्रेस से काफी लंबे समय से जुड़े रहे जी। कांग्रेस के पास अब समय आपके पास कम है, नहीं तो हम बताते कि एक भोजपुरी में कहावत है कि हम केकर मौसी हैं। तो कांग्रेस को यही नहीं पता है कि कांग्रेस किसके साथ है। जिस लेफ्ट फ्रंट ने कांग्रेस को 2009 में, जहां से कांग्रेस कमजोर हुई 2009 में न्यूक्लियर डील के मुद्दे पे, वही पूरा लेफ्ट आज के दिन कांग्रेस को चला रहा है। और दोनों मिलके भी वेस्ट बंगाल में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, मिले भी नहीं। तो कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। कांग्रेस को ये पता नहीं है कि कांग्रेस किस डायरेक्शन में जा रही है। वहां पे कुछ अल्ट्रा लेफ्ट कांग्रेस को पता नहीं है, लेकिन देश के मतदाताओं को और देश के लोगों को मालूम है कि वह अपना वोट किसको दे रहे हैं और उनके वोट का क्या मायने होगा। इसी कारण से शायद बंगाल में पहली बार इतना भारी मतदान हुआ है। आपको बता दें कि जो डर पहले मुस्लिमों के अंदर था कि मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आज वह बहुसंख्यक समुदाय, हिंदू समुदाय के अंदर बैठ गया है, घर कर गया है। इसीलिए पहली बार देखा जा रहा है कि हिंदू भी पूरा जोर लगाकर वोट दे रहे हैं। लेकिन इससे क्या देश में एक नया संकट नहीं खड़ा हो रहा है, एक बंटवारा नहीं हो रहा है? इस पर भी हम चिंतन करेंगे, लेकिन किसी अन्य एपिसोड में। आप तीनों मेहमान आए इस खास चर्चा में, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।